गरीब परिवार ने पहली बार पहने फैशनेबल कपड़े। सुमन और कविता घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ, तू उदास लग रही है? होना क्या था, मेरे लिए जो रिश्ता आया वो भी मना हो गया। इतनी मुश्किल से इतने अच्छे घर से रिश्ते आते हैं, पर किसी न किसी वजह से सब मना हो जाते हैं। तू दुखी क्यों होती है? मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, देखना हमारी शादी साथ होगी। यार मेरे घर वाले 1 साल से देख रहे हैं, तेरे घर वालों ने तो अभी देखना शुरू किया है। और तू तो हर चीज में अच्छी है मुझसे, फिर वो घर के काम हो, पढ़ाई हो या सिलाई। हमने साथ में सिलाई सीखी, पर तू कितनी अच्छी सिलाई जानती है और मुझसे अब भी सही से सिलाई नहीं होती। चिंता मत कर, हो जाएगी। सुमन और कविता दोनों ही गरीब थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे, पर फिर भी सुमन हर चीज में कविता से अच्छी थी, जिस वजह से कविता की माँ नहीं चाहती थी कि वो दोनों साथ रहें। समय गुजरता है और बहुत जल्द सुमन का रिश्ता भी लग जाता है और सुमन की माँ पड़ोसियों से बातें करती है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता लग गया। मेरी बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली और संस्कारी है। उस कविता को देख लो, पिछले 1 साल से उसके लिए लड़का देख रहे हैं, पर अब तक कहीं रिश्ता नहीं लगा। अरे भाई, रिश्ता भी अपने बराबर वालों से होता है। सुलेखा बहन तो अपनी बेटी के लिए अमीर घर का रिश्ता देख रही हैं। अब अपने से बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवाएंगी तो कैसे होगी? ये नहीं कि अपनी औकात देखकर अपनी बेटी की शादी करें। हाँ हाँ, तुम तो बोलोगी ना ऐसा, तुम्हारी बेटी का जो रिश्ता लग गया। अगर ऐसे घर में मुझे अपनी बेटी को बिहाना होता ना, तो कब की मेरी बेटी की शादी हो गई होती। हम गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपनी बेटी को भी गरीब घर में धकेल दें। और तू देख ले अपनी दोस्त की माँ को, कैसे हमारी चुगली कर रही है। अगर अब मैंने तुझे उसके साथ कभी देख लिया ना, तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। इतना बोल सुलेखा कविता के साथ घर में चली जाती है, तो वहीं सुमन की माँ भी सुमन को कविता से दूर रहने को बोलती है, पर सुमन को जब भी मौका मिलता कविता से मिल लेती। कविता मेरे घर आजा, मेरी माँ नहीं है, मुझे नहीं आना, मुझे बहुत काम है। अब धीरे धीरे कविता सुमन से बात कम कर देती है और देखते ही देखते बहुत जल्दी सुमन की शादी हो जाती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है। मेरी देवरानी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। आज तो मैं चाची के साथ ही सोऊंगी। सो जाना, पहले चाची को अंदर तो आने दो। ससुराल आते ही अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर सुमन को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता अपनी दोस्त को फोन करके उसे खुशखबरी देती है। सुमन, तुझे पता है मेरा रिश्ता तेरे ही ससुराल के आसपास लगा है और लड़की वाले बहुत अमीर हैं। मेरी माँ ने आंटी को गलत साबित कर दिया। गरीब घर की बेटी भी बड़े घर जा सकती है। कविता से बात करके सुमन को पता चलता है कि कविता का रिश्ता उसके पड़ोसन शांति के छोटे बेटे से लगा है, तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है और अपने ससुराल वालों से वो कहती है, दीदी रवि, आपको पता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त का रिश्ता शांति आंटी के छोटे बेटे से लगा है। भाभी, हमें बहुत खुशी है कि आपकी दोस्त की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, पर मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद आपकी दोस्त आपसे मिलेगी। वो लोग बहुत घमंडी हैं, उनके घर में हर कोई डिजाइनर फैशनेबल कपड़े पहनता है। वो तो गरीबों को कुछ समझती भी नहीं है। पता नहीं गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कैसे करवा रहे हैं। मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, देखना जब वो शादी करके आएगी तो आते ही मेरे गले लग जाएगी। कविता का रिश्ता बड़े घर में लगने से सुमन काफी ज्यादा खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कविता शादी करके अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल वाले उसका गृह प्रवेश करवाते हैं और उसे गिफ्ट में कुछ डिजाइनर कपड़े देते हैं। कविता, मेरे बेटे को तुम पहली नजर में पसंद आ गई, इसलिए तुम मेरे घर की बहू बन पाई हो। और हम नहीं चाहते हमारे घर की बहू ऐसे कपड़े पहने। हम सब फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, इसलिए तुम्हें भी वही कपड़े पहनने हैं। ये गाउन तो सच में बहुत प्यारा है। प्यारा तो होगा ही, आखिर डिजाइनर जो है। कल आपको अपनी पहली रसोई इन्हीं कपड़ों में करनी है। ससुराल में आते ही कविता को फैशनेबल कपड़े पहनने को मिलते हैं, जिसे देख कविता काफी खुश होती है। और इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और सुमन अपनी दोस्त से मिलने के लिए साड़ी लेकर अपनी नंदी के साथ कविता के घर जाती है। तुझे पता है मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हम दोनों दोस्त पड़ोसन जो बन गए। और उससे भी ज्यादा मैं इसलिए खुश हूँ, आखिर तू अमीर घर की बहू बन गई, तेरा सपना पूरा हुआ। मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ये वही साड़ी है जो तूने और मैंने दुकान में एक साथ पसंद करी थी। माफ करना, तेरी शादी के 1 हफ्ते बाद आई हूँ। अच्छी है साड़ी, पर अब ये मेरी स्टैंडर्ड की नहीं। तू एक बार मेरे और मेरे ससुराल वालों के कपड़े देख और अपने कपड़े देख। तू कैसे किसी घिसी पिटी गरीबों वाली साड़ी पहन कर आई है और मेरे लिए भी वही लेकर आ गई। कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखती। कविता,
हमने तो इस गरीब को इसलिए घर में आने दिया क्योंकि ये तेरी दोस्त है, पर तुमने इसे इसकी सही जगह ही दिखा दी। अब लग रही हो तुम इस घर की बहू। उम्मीद करते हैं कि तुम जैसी गरीब हमसे दोस्ती करने की कोशिश ना करो। अब जा सकती हो यहाँ से। चलो भाभी यहाँ से। ये लोग फैशनेबल कपड़े पहनने वाले हमारे कपड़ों की क्यों इज्जत करेंगे। कविता की बात सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और काजल अपनी भाभी का हाथ पकड़कर घर आती है और सारी बात घर वालों को बताती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था वो लोग बहुत अमीर हैं। हम गरीबों के साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। बहू, इस बात को स्वीकार कर ले कि अब तेरी दोस्त भी बदल चुकी है। मेरी दोस्त बहुत अच्छी है। शायद अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, पर देखना कुछ दिनों बाद वो खुद ही आकर मुझसे बात करेगी। घर वालों के समझाने पर भी सुमन का प्यार अपनी दोस्त के लिए कम नहीं होता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब सुमन मार्केट अपने पति के साथ जाती है तो वो गाड़ी के पास अपनी दोस्त को अकेली खड़ा देख उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहती है, अच्छा हुआ कविता जो तुम मुझे यहाँ अकेले में मिल गई। मैं जानती हूँ अपने ससुराल वालों की वजह से उस दिन तूने मेरे साथ इतनी बेरुखी से बात की थी ना। अपना हाथ हटा। तूने अपने गंदे हाथों से मेरे कपड़ों को छूकर इन्हें गंदा कर दिया। दिखाई नहीं दे रहा मेरे कपड़े कितने महंगे डिजाइनर हैं। और अब तुम मेरी दोस्त नहीं। हमारी दोस्ती तो उसी दिन टूट गई थी जब तेरी माँ मेरी चुगली कर रही थी। और वैसे भी मैं गरीबों से दोस्ती नहीं करती। तू तो जानती है मेरी माँ को, और चुगली उन्होंने की थी, मैंने नहीं। हम तो दोस्त थे। सुमन चलो, और हमें भी तुम जैसे अमीरों से दोस्ती रखने का कोई शौक नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती पुरानी थी, इसलिए सुमन तुमसे बात करने के लिए आई थी। अब चलो सुमन, या और बेइज्जती करवानी है तुम्हें। रवि सुमन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसके साथ घर आता है जहां काजल कुछ कपड़ों पर डिजाइन कर रही होती है। भाभी आप आ गई। देखो मैंने माँ की इस पुरानी साड़ी पर अपने हाथों से कितना अच्छा डिजाइन किया है। मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ पर बन नहीं सकती, इसलिए घर में ही पुराने के अपने अंदर का टैलेंट जिंदा रखती हूँ। क्या हुआ रवि, तुम दोनों उदास बहुत लग रहे हो। सुमन इतना दुखी होती है कि वो काजल के डिजाइन पर ध्यान ही नहीं देती और रवि सारी बात बताता है। कोई बात नहीं बहू, लोग अमीर होने पर इसी तरह बदलते हैं। अब सुमन को भी विश्वास हो जाता है कि उसकी दोस्त अमीर फैशनेबल कपड़े पहनने वाले ससुराल में आकर कितनी ज्यादा बदल गई है। समय गुजरता है और एक दिन पूरा परिवार अपने किसी अमीर रिश्तेदार की पार्टी में जाते हैं जहां आशा की बहन शोभा आशा से बोलती है, क्या आशा, इतने साल हो गए, अब तो तेरे दोनों बेटे भी कमाते हैं। बड़ा बेटा तो शहर में है, फिर भी वही सिंपल कपड़े पहनकर आई है। अरे अपने लिए महंगे कपड़े नहीं ले सकती थी, कम से कम अपनी पोती के लिए तो नया कपड़ा ले सकती थी। सब हंस रहे हैं मुझ पर तेरी वजह से। पर दादी मुझे तो अपनी ये ड्रेस सबसे ज्यादा प्यारी है। पिंकी अभी तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। आशा मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, पर ऐसी भी क्या गरीबी की शादी पार्टी के लिए एक नए कपड़े न खरीद सको। मुझे तो शर्म आ रही है तुम लोगों को अपनी पार्टी में बुलाकर। अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर शोभा दुखी हो जाती है, पर यह सब कुछ उसकी दोनों बहू और बेटी सुन लेती हैं। इन अमीरों की पार्टी में आना ही नहीं चाहिए। खुद फैशनेबल कपड़े पहन लेते हैं तो सोचते हैं कि हर कोई पहन सकता है। काश मैं फैशन डिजाइनर बन पाती तो ऐसे कपड़े डिजाइन करती कि इन सबकी बोलती बंद कर देती। बेटा, गरीब का मजाक हर कोई बनाता है, पर भगवान सब देख रहा है। एक दिन सबकी बोलती बंद होगी। उस पार्टी में भी पूरे परिवार को अपने ड्रेस पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पिंकी मोहल्ले के कुछ बच्चों के साथ खेल रही होती है। उसमें से अनीता का बेटा भी होता है। पिंकी की थोड़ी सी फ्रॉक फट जाती है और अनीता का बेटा उसकी फ्रॉक फाड़ देता है। अब पिंकी रोती हुई अंदर जाती है, शिकायत करती है। निशा अपने परिवार के साथ गुस्से में बाहर आती है। अनीता, अरे ओ अनीता, बाहर निकल के देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। माना कि तुम अमीर हो, तुम सब फैशनेबल कपड़े पहनते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कपड़ों का मजाक बनाओ या हमारे कपड़े फाड़ो। अरे क्यों चिल्ला रही हैं? दीदी घर में नहीं है और अगर राजू ने आपकी बेटी की फ्रॉक फाड़ दी तो क्या हो गया? चाची पिंकी की फ्रॉक पहले से फटी थी। लो सुन लो, अपने बच्चों को जानबूझकर फटे कपड़े पहनाती हो ताकि हमारे बच्चे हाथ लगाएं, और उसका हर्जाना तुम हमसे ले लो। 200 रुपए की फ्रॉक होगी तुम्हारी बेटी की, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगी। इसी बहाने तुम अपनी बेटी के लिए ढंग की फ्रॉक तो ले पाओगी। कविता, हम गरीब जरूर है पर भिखारी नहीं। अपनी दया अपने पास ही रखो। दीदी मुझे सिलाई आती है और मैं पिंकी के लिए इतनी अच्छी फ्रॉक सिलूंगी कि कोई हमारी पिंकी के कपड़ों का मजाक नहीं बना पाएगा। सुमन भी कविता को सुनाकर अंदर चली जाती है। समय गुजरता है और एक दिन शांति की एनिवर्सरी होती है और उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है
जहाँ काफी सारे मेहमान होते हैं और उनके परिवार के कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ गरीब परिवार अपने घर के दरवाजे से देख रहा होता है। अरे शांति बहन, तुम हर बार दिखा देती हो कि पूरे मोहल्ले में हमारे तुमसे ज्यादा फैशनेबल कपड़े और कोई नहीं पहन सकता। अब जब सास इतनी मॉडर्न है तो बहू तो होगी ही। या ना हम गरीब है और ना ही पुराने सोच के, इसीलिए जिसका जो दिल करे मैं उन्हें पहनने देती हूँ। आशा, मैं जानता हूँ तुम भी चाहती है कि हमारे घर में कभी भी कोई पार्टी हो और हमारा पूरा परिवार भी इस तरह फैशनेबल कपड़े पहने। तुम्हारी सोच भी कोई पुरानी नहीं, पर हम क्या कर सकते हैं, हम अमीर नहीं। लगता है मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। गरीब परिवार अमीर परिवार की पार्टी ड्रेस देखकर घर में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इतने दिनों में पहली बार सुमन की नजर काजल के बने कपड़ों की डिजाइन पर पड़ती है। काजल, तुम ड्राइंग फाइल और कपड़ों पर इतना अच्छा डिजाइन करना जानती हो। सुमन, तुमने आज देखा है हमारी काजल फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, पर गरीबी और पैसों के चलते नहीं बन पा रही। इसीलिए वो कभी ड्राइंग पर तो कभी खराब कपड़ों पर डिजाइनिंग करती है। वैसे अगले हफ्ते माँ जी का जन्मदिन है, मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं, सोचा है घर में ही खुद से कुछ अच्छी चीज बनाएंगे और कुछ रिश्तेदारों को घर बुलाकर माँ जी का 50वां बर्थडे बनाएं। माँ जी को बहुत शौक है कि हमारे घर भी दावत हो, हम भी अच्छे कपड़े पहने। अब अच्छे कपड़े तो नहीं पहन सकते, पर दावत तो कर ही सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते दीदी? काजल इतना अच्छा डिजाइन करना जानती है और मुझे सिलाई आती है। एक अच्छी ड्रेस के लिए डिजाइनर के साथ सिलाई करने वाले की भी तो जरूरत होती है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। काजल, तुम मेरे साथ मार्केट चलो, हम वहाँ से कुछ अच्छे कपड़े ले लेंगे। तुम उन पर अपने हाथों से डिजाइन करना और माँ जी के जन्मदिन पर हम सब फैशनेबल कपड़े पहनेंगे और घर में मेहमान भी बुलाएंगे और माँ जी का सपना पूरा करेंगे। उस दिन मैंने सुना था जब पापा जी माँ जी से बात कर रहे थे। सुमन अपनी नंद की कला को समझती है और वो लोग पैसे लेकर मार्केट जाते हैं और वहाँ कुछ सस्ते कपड़े देखते हैं। काजल, कपड़े सस्ते तो हैं, पर मेरा बजट इतना नहीं। मुझे और भी बहुत सामान लेना है। अगर मैं सिर्फ 2 तरह के कपड़े ले लूं और घर में रखे खराब कपड़े चुन्नी पर तुम अच्छी कारीगरी कर दो तो मेरा काम बन सकता है। भाभी, मैंने कुछ कपड़ों पर बहुत अच्छी कारीगरी कर रखी है, इसलिए आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग कपड़े ले लो। पैसे कम होने की वजह से सुमन थोड़े से कपड़े बकरम, सितारे, मोती, गोट, लेस लेकर घर आती है, जहां अलग अलग कपड़ों पर काजल डिजाइन करना शुरू कर देती है। और कुछ दिन बाद, भाभी, ये देखा आपने जो माँ के लिए साड़ी ली है, उसके बॉर्डर पर मैंने कितनी बारीकी से डिजाइन किया है। मैंने भी पिंकी का फ्रॉक सूट बना दिया है। एक की ड्रेस तैयार हुई। अब हर समय सुमन सिलाई करती और निशा घर का काम। ये क्या बहू, खाना खाते ही तू फिर से सिलाई करने के लिए बैठ गई? रात काफी हो गई, अब सो जा। बहू, पहले तो तू इतनी सिलाई नहीं करती थी, अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तू पूरे दिन सिलाई करती है। पापा, घर की औरतों को उनके काम करने दीजिए, समय आने पर अब पता चल जाएगा। रवि के कहने पर आशा और विनोद चुप हो जाते हैं और रात भर जगकर सुमन सिलाई करती है, जिस वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। सुमन, तुम काफी रात तक सिलाई करती हो, इसीलिए तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। तुम थोड़ी देर सो जाओ। नहीं दीदी, 3 दिन बाद ही माँ जी का बर्थडे है, मुझे 2 दिन में सभी के लिए ड्रेस बनाकर तैयार करनी है। इतना बोलकर सुमन फिर से सिलाई करने लगती है और एक रात सिलाई करते हुए उसकी सिलाई मशीन रुक जाती है, क्योंकि अब सुमन के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो खुद सिलाई मशीन खोलकर ठीक करने लगती है। प्लीज चल जा, अगर ये मशीन इस वक्त खराब हो गई तो मेरे किए पर पानी भर जाएगा। मशीन ठीक करते हुए सुमन के हाथों में चोट लग जाती है और वो अपने 5 उंगली में बैंडेज लगाकर सिलाई करती है और आखिरकार 1 हफ्ते में वो अपने पूरे परिवार के लिए ड्रेस बना लेती है। दीदी देखो, काजल के लिए मैंने बॉडी शेप 1 पीस बनाया है, आपके लिए गाउन और माँ जी के लिए लहंगा साड़ी। रिश्तेदारों को फोन कर दो कि हमारे घर में भी दावत है और मैं अपनी सबसे प्यारी दोस्त को इस दावत में जरूर बुलाऊंगी। ड्रेस तैयार होने पर निशा अपने कुछ रिश्तेदारों को इनविटेशन देती है, तो वहीं इनविटेशन मिलने पर कविता अपनी जेठानी के साथ एक ड्रेस लेने जाती है। दीदी, हमें सुमन ने बहुत बड़ी गलती करी है। मैं इन्हें महंगी ड्रेस देकर उनकी इतनी इंसल्ट करूंगी कि वो अपनी औकात में रहना सीख जाएंगे। कविता पूरा मन बना लेती है कि वो गरीब परिवार का काफी मजाक बनाएगी। देखते ही देखते आशा का जन्मदिन आ जाता है और उस दिन सुमन अपने पूरे परिवार को उनकी ड्रेस देती है। हमने घर में छोटी सी पार्टी रखी है, गिनती के रिश्तेदार और हमारी अमीर पड़ोसन जो फैशनेबल कपड़े पहनती है, हमने उन्हें इनवाइट किया है। माँ जी, आप हमेशा से चाहती थी ना कि कभी आपके भी घर में दावत हो, आप और आपका पूरा परिवार फैशनेबल कपड़े पहने। आज आपका सपना पूरा होगा। अब समझ में आया, बहू तुम ये सारे कपड़े हम सभी के लिए सिल रही थी।
मुझे अपना कोट पैंट बहुत पसंद आया और तुम्हारी सास का तो शुरू से सपना था कि वो भी कभी पार्टी में डिजाइनर लहंगा साड़ी पहने। अगर आज भैया हमारे साथ होते तो और भी अच्छा लगता। सबसे ज्यादा अच्छी मेरी ड्रेस है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और पूरा परिवार तैयार होने के लिए चला जाता है। तो वहीं धीरे धीरे घर में मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। पूरा घर सजा होता है और घर आए मेहमान आपस में बातें कर रहे होते हैं और कविता ड्रेस लेकर आशा के घर आती है और सुमन के पास जाती है। उसकी ड्रेस देखकर कविता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और सुमन कविता के हाथ से गिफ्ट लेते हुए कहती है, क्या हुआ कविता, ऐसे क्यों देख रही हो? मुंह बंद कर लो वरना मच्छर चला जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी गरीब दोस्त इतनी अच्छी ड्रेस कैसे पहन सकती है। अब एक एक करके घर में से निशा, पिंकी, रवि, विनोद और आशा अपनी अपनी ड्रेस पहन कर आते हैं और सभी मेहमान उनके पास जाकर उनकी तारीफ करते हैं। निशा यार तेरी ड्रेस तो बहुत प्यारी है। तेरे घर वालों ने तो बहुत महंगी ड्रेस पहनी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग गरीब हो। ये पहली बार हम गरीब परिवार ने डिजाइनर कपड़े पहने हैं। आशा बहन, अब तो तुम पूरी 50 साल की हो गई और तुम्हारी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और अब जल्दी से केक काट लो और मुझे बताना गरीब होकर भी इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से ली तुमने। लोगों की तारीफ और गरीब परिवार का फैशनेबल ड्रेस देख कविता का मुंह बंद हो जाता है। तो वहीं सुमन गिफ्ट खोलकर कविता के हाथ में थमा देती है। ये क्या ड्रेस लेकर आई हो तुम मेरी सास के लिए? इससे अच्छी ड्रेस तो मैंने बनाई है अपनी सास के लिए। सच में तुम हर चीज में मुझसे पीछे ही रहती हो। मेरी ना सही कम से कम अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल रखती। अब तुम जैसे अमीर फैशनेबल कपड़े पहनने वाले लोग हम गरीबों को इतनी घटिया ड्रेस देंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तुम्हारी इस ड्रेस से अच्छी तो मैंने अपनी नंद की मदद से अपने परिवार वालों के लिए डिजाइनर ड्रेस बनाकर तैयार कर दी। और बोल राजू के बच्चे, तू मेरी ड्रेस देख मेरी चाची ने सिली है। थैंक यू चाची मेरे लिए इतनी अच्छी ड्रेस बनाने के लिए। फिक्र मत करो पिंकी, अब हम हर पार्टी में ऐसे ही अच्छे कपड़े पहनेंगे। इतना बोल पिंकी का हाथ पकड़कर सुमन अपनी सास के पास जाती है और पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है और आशा अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर केक कट करती है। हम गरीब ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम डिजाइनर कपड़े पहन पाएंगे। ये सब तो मेरी बहू की वजह से हो पाया है और मेरा बर्थडे भी इतना अच्छा सेलिब्रेट मेरी बहू ने किया है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मेरी बहू ने अपनी रातों की नींद खराब की है और उसने मेरे साथ साथ आप सभी को भी सरप्राइज दे दिया। इतना बोलकर शांति अपने पूरे परिवार को केक खिलाती है। कुछ ही देर में खाना शुरू होता है और ये सब देखकर कविता को उस दिन की बात याद आती है जिस दिन सुमन उसके लिए ड्रेस लेकर आई थी और उसने उसकी इंसल्ट करी थी। ये सब नजारा देखकर बिना खाई कविता अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर चली जाती है। तो वहीं गरीब परिवार पार्टी को अच्छे से एंजॉय करता।